रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है। कितने ब्रोकर हैं जो अपना घर लेकर बैठे हैं? बहुत कम। चलिए बैंक की बात करते हैं। जो बैंक आपको होम लोन दे रहा है उसका अपना ब्रांच और एटीएम किराए पे क्यों चलता है? अगर इतना बेनिफिशियल है तो अपना ब्रांच और अपना एटीएम खरीद लो। आपके घर खरीदने के फायदेमंद आपको छोड़कर सब हैं। सरकार को जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी मिल रहा है, बैंक को होम लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्रोकर को कमीशन मिल रहा है और बिल्डर तो सबसे बड़ा मुनाफाखोर बैठा ही है। नेटवर्थ वाइज जितनी स्टडी हुई है इंडिया में टॉप 1% क्लब में आने के लिए, कोई कहता है $1 लाख। मैक्सिमम जो हुरून वेल्थ रिपोर्ट जिसको कि ग्लोबली बहुत रिस्पेक्टेबल माना गया है वो कहता है $175,000। अब $175,000 का मतलब है 1.5 करोड़ रुपए। आप बताइए 1.5 करोड़ रुपए में क्या आप अपने को रिच फील कर सकते हैं? घर नहीं ले सकते आप एक घर नहीं ले सकते। ये एक स्टडी है कि अगर आप टॉप 5% रिच में इंडिया में हैं और शहरों में घर खरीदना चाहते हैं बिना लोन के, कैन यू इमेजिन मुंबई में एक डिसेंट घर खरीदने के लिए 1100 स्क्वायर फीट का घर खरीदने के लिए मुंबई में कितने साल लगेंगे? 116 साल। 116 साल। गुड़गांव में 65 साल लगेंगे। मतलब कि 3 जनरेशन काम करे तब जाकर चौथा जनरेशन घर खरीदेगा। अब अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस देश में 25,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी डेमोग्राफी के टॉप 10% में है, वो मिडिल क्लास कैसे हो सकता है? अगर कंट्री के पर कैपिटा इनकम के 75% से 200% के बीच में आपकी इनकम है तो आप मिडिल क्लास हैं। इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो लेटेस्ट आई है वो है $2,800। तो $2,800 का मतलब तकरीबन 2.5 लाख रुपए। तो क्या 2.25 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कमाने वाले को हम मिडिल क्लास मान सकते हैं? ये साल का है। साल का है। आज की तारीख में आमतौर पे अपने जानने वाले सब लोगों से कहता हूं कि बच्चों को डिग्री दिलाना बेवकूफी है, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट हो गया है, आपको एमबीए करना है 40 से 50 लाख टॉप जगहों, नीचे की जगहों से फिर आप खाली बैठे रहेंगे, फिर जॉब नहीं है, फिर 30,000 की जॉब मिलती है। तो आप अगर एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा कर दिया तो फिर उसका आरओआई क्या है? एक लड़का है जिस पे मेडिकल में 1 करोड़ रुपए मैंने खर्च किया, उसके बाद अगर वो बहुत स्किल्ड है और साथ में बहुत करप्ट भी है, तभी उसका आरओआई उस 1 करोड़ का वो अगले 10 साल में निकाल पाएगा। नहीं तो वो निकाल भी नहीं पाएगा अपनी पढ़ाई का आरओआई। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो एक बच्चे के लिए वो मैं इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट से मैं उसको पूरी जिंदगी रख सकता हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जिन्होंने 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं अलग अलग कोर्सेज में और उनके पास जॉब्स नहीं है। हम इंडियंस का क्या है कि हम अपने बच्चों को घर के फाइनेंशियल डिसीजन में शामिल नहीं करते हैं। हम और आप एजुकेशन के बाद पूरी जिंदगी क्या करते हैं, पैसा कैसे कमाएं, उसको कैसे मैनेज करें, हम उसी जद्दोजहद में पूरी जिंदगी बिताते हैं। तो उस पर्टिकुलर मनी मैनेजमेंट की पढ़ाई स्कूल में क्यों नहीं होती है? हमारा पूरा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो फाइनेंस से इतना कट ऑफ क्यों है? वो ग्राउंड रियलिटी से इतना कट ऑफ क्यों है? एक बात हमेशा याद रखें कि मार्केट में जिस चीज की भी डिमांड होती है और वो डिमांड फॉर्मल चैनल से नहीं पूरा होता है, वहां वेस्टेड इंटरेस्ट एंटर कर जाते हैं। जितने भी यूट्यूब के चैनल्स चल रहे हैं, जितने भी फाइनेंस की आपको एजुकेशन दी जा रही है, वो सारे मिसलीडिंग हैं, वो सारे फ्लॉड हैं और उसमें कोई ना कोई कुछ बेच रहा होता है। वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे वो फाइनेंस की दुनिया से बहुत पैसे कमा रहे हैं और वो यूट्यूब पे आकर के अपना ज्ञान दे रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी सुनता हूं जो ये दावा करते हैं कि मैं महीने में 2 मर्सिडीज एस सीरीज खरीद सकता हूं, मेरी इतनी फाइनेंस की दुनिया से कमाई है। अगर आप महीने के 7 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं तो आप, सबसे बड़ी बात है, आपके पास आकर YouTube पे खड़े होकर के आपको फाइनेंस का ज्ञान देने की न टाइम हो न जरूरत है। ये सारे लोग या तो कंटेंट से कमा रहे हैं या स्पॉन्सरशिप से कमा रहे हैं या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंस की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हैं तो क्या आप आकर के अपना वो फॉर्मूला मैसेज को बताएंगे या आप जाकर रूफ टॉप पे खड़े होकर कहेंगे भाई लोग देखो देखो मैं अमीर हूं? क्या मुकेश अंबानी और गौतम अदानी आकर YouTube की दुनिया में बताते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमा लिया और आपको भी ऐसे कमाना चाहिए? ये सारे वो लोग कर रहे हैं जिनका मेन बिजनेस ही यही है, किसी तरह आपको वो मिसलीड करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं। फाइनेंस के कोर्सेज बेच रहे हैं, वो आपसे 500 रुपए मांगेंगे, 1000 रुपए मांगेंगे कोर्स के। एक यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, वैसे उसके लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी चीज है, वो ये सोचता है कि चलो इसी बहाने मैं फाइनेंस सीख लूंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा। ये लाखों युवाओं को गुमराह करके करोड़ों कमा रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया में वो सारे इंसिडेंट भी हैं, पब्लिक डोमेन में है, जहां लड़कों ने सवाल उठाया कि आपने हमें जो इंफॉर्मेशन बेचा है पैसे लेकर, वो सारे गूगल पे इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आपने नया कुछ नहीं दिया है। जाकर लोगों ने रिव्यू लिखे, उन पे लीगल नोटिस भेज दिया गया।
हाँ देखिए स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम ये है कि जितने एडवाइस मिल रहे हैं वो सच पूछिए ब्लू चिप स्टॉक के लिए किसी एडवाइस की जरूरत है? कोई बड़ा कॉर्पोरेट किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को पैसे दे रहा है कि तुम मेरा स्टॉक प्रमोट करो? कचड़ा बेच रहा है वही कर रहा है। और मैं एक नहीं ऐसे 25 स्टॉक जानता हूं जो 4 रुपए का शेयर को आपने 40 का पहुंचा दिया और उसके बाद ऑपरेटर सारे बेचकर निकल गए, आम जनता के पैसे फंसे रह गए आज। पंप एंड डंप। तो ये पंप एंड डंप से आप बचिए। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है और फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आपको सेल्फ एजुकेशन से ही सीखना होगा। और सेल्फ एजुकेशन में आपको बहुत क्लियर एक बात के लिए ध्यान रखना होगा कि मार्केट में शार्क्स बैठे हैं, ऑपरेटर्स बैठे हैं। जो भी आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है जस्ट रन अवे। जो भी एडवाइस के नाम पर कुछ बेच रहा है वो आपको मिसलीड कर रहा है। थैंक यू रवि सर, मेरे नए पॉडकास्ट में आप आए। मेरा थोड़ा लोडेड क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, और अगर है तो उसका रीज़न क्या है? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, एक परसेप्शन बना दिया गया है कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ी है। ये परसेप्शन पूरी तरह से गलत है। पहली बात, ये परसेप्शन क्यों बन रहा है? ये परसेप्शन इसलिए बन रहा है कि एक तो इतने सारे अवेन्यूज क्रिएट हो गए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जो फाइनेंस पे बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इतने सारे डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब एक आम आदमी इन सब चीज़ों को देखता है तो उसे लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा है। सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है। हो ये रहा है कि अगर हम सेबी के स्टैटिस्टिक्स को ही देखें तो 2022 से 24 के बीच 1.8 लाख करोड़ इंडियंस लूज कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में। ये बहुत साफ इंडिकेट कर रहा है 1.8 लाख करोड़। वाव। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, लेकिन अवेयरनेस में और एजुकेशन में फ़र्क होता है। ये जो अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा इस खेल को ड्राइव कर रहे हैं। आप आम तौर पे देखेंगे जितने लोग यूट्यूब की ही दुनिया में आकर के फाइनेंस के चैनल्स चला रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो वो कुछ बेच रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं है, एजुकेशनल पर्पस से कर रहे हैं। और सेबी ने कई लोगों पे क्रैकडाउन किया है, कई लोगों पे पेनल्टी लगाई है, क्योंकि जितने भी फाइनेंस के नाम पे मार्केट में इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं वो एक्चुअली सेल्स एजेंट हैं। वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और यही यहाँ पे एक फियर फैक्टर है। चूंकि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत पुअर है, आज से नहीं हिस्टोरिकली बहुत पुअर रही है, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग फाइनेंशियल मार्केट में आकर वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में खेल रहे हैं। एवरेज इंडियंस अपना पैसा लूज कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल्स हैं जो पैसा बना रहे हैं। और यहीं पे ज़रूरत इस बात की है कि फाइनेंशियल एजुकेशन पे इतना काम किया जाए, इतनी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोग समझ सकें कि एक्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है और कहाँ पर इन्फ्लुएंस पेडलिंग हो रही है, कहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, इंडियंस फाइनेंस में स्टॉक मार्केट को ही अगर हम केस स्टडी के तौर पे देखें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो गैम्बल कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग लूज कर रहे हैं। सेबी के अपने डाटा के अनुसार 90% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में एक फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ की एक आम इंसान भी समझ सके कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पे हमें मिसगाइड नहीं किया जा रहा, हमें कुछ बेचने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये करेगा कौन? आज की तारीख में बैंक्स भी आपको मिस सेलिंग करते हुए पाए जाते हैं। बैंक्स आज, चूंकि बैंकिंग लगातार जिस तरह से डिजिटाइज्ड हुआ है, बैंक अपनी बैंकिंग को भूलकर, चूंकि 90% बैंकिंग ऑनलाइन हो जाती है, बैंक आज इंश्योरेंस बेच रहा है,
प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि बैंक इंश्योरेंस बेच रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बताकर बेच रहे हैं। मैं जितने बैंक के फाइनेंस में उनके प्रोडक्ट को देखता हूं जिनमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एक साथ क्लब्ड होता है, मुझे लगता है सिंपल बैंक एफडी से भी कम रिटर्न मिल रहा है। एक एवरेज इंडियन को इतनी नॉलेज नहीं होने का फायदा सब उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है समय आ गया है कि इंडिया में एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम किया जाए। जो आपने स्टॉक मार्केट का बताया, इसके अंदर अलग अलग एवेन्यूज़ हैं। देखिए, एक तो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड के एवेन्यू से तो वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। स्टॉक मार्केट के अंदर गेट रिच क्विक स्कीम्स हैं उसके अंदर, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने भी देखा है कि सब लोग बता रहे हैं, एड्स आते हैं, आई डोंट नो हाउ ये इस तरह से एड्स अलाउड क्यों हैं, क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, इनकी वेबसाइट पे आप खोलेंगे, इनका यूट्यूब खोलेंगे, ये अलाउड नहीं, इनको ये लिखते हैं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, स्टिल ये ऐड कर रहे हैं कि ट्रेडिंग ऐसे करो। हमारी वो कॉल कुछ इस तरह के टेलीग्राम के ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर ये कॉल पुट बताते रहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। सीधा इक्विटी से, एक आदमी इक्विटी के अंदर है फिर भी लिमिटेड लॉस कर सकता है, पर ये सीधा सीधा फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी फ्यूचर्स नहीं, क्योंकि वहाँ पे मतलब मोटा पैसा चाहिए होता है ना, फ्यूचर के लॉट्स तो लाखों के होते हैं। रेगुलेट करने का काम सेबी का है। जब सेबी की चेयरपर्सन पे आरोप लगते हैं जिसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती क्या है। आरोप लगा था? माधवीपुरी बुच का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के चीफ रहते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उनका रोल पाया गया। उनको पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाया गया, वो नहीं गई। उनके खिलाफ महाराष्ट्र की एक कोर्ट में एफआईआर भी हुआ, अरेस्ट की भी बात हुई, लेकिन हाई कोर्ट से उनको फिर स्टे मिल गया। तो जिस देश में इतना फाइनेंशियल मार्केट लूजली छोड़ दिया गया है, हर्षद मेहता स्कैम से लेकर केतन पारेख स्कैम तक इतने सारे स्कैम होने के बाद भी आज भी इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो अनरेगुलेटेड है। बहुत सारे जो आप बात कर रहे हैं कि लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहे हैं। वो एडवाइस जो दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि कभी कभी कोई एक क्रैकडाउन हो जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आज भी लोग ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि ये तो आप YouTube चैनल की बात कर रहे हैं, यहां पे ऐसा भी हुआ है कि एक टीवी चैनल में सेबी का रेड होता है और ये पाया जाता है कि वो एंकर दिन भर एक स्टॉक को चढ़ा रहा होता है, दिन भर वो एक स्टॉक के फेवर में बात कर रहा होता है और पैरेलली अपनी मदर और वाइफ के अकाउंट से उसमें ट्रेडिंग कर रहा होता है। और ये इंडिया के एक लीडिंग कॉर्पोरेट ग्रुप के टीवी चैनल की बात है। सेबी का इसके बाद ऑर्डर आया कि इसको एंकरिंग से हटाया जाए। तो यहां पे इतना लूज एंड है, इतने सारे स्कैम के रास्ते खुले हुए हैं। मैं आमतौर पे अपने ऑडियंस को कहता हूं कि आप YouTube पे जाकर फाइनेंशियल जो आप चैनल्स देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन चैनल को देखें जहां आपको एजुकेशनल पर्पस से एजुकेट करने के लिए बताया जाता है, जहां आपको रिस्क फैक्टर बताए जाते हैं, जहां कहीं भी। और ये मैं हर ऑडियंस से कहता हूं, जिस YouTube चैनल पे, जिस फाइनेंस के टेलीग्राम ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको खरीदने बेचने की सलाह दी जाती है, आप मान लें कि वो फ्रॉड चैनल है। लोग तो ChatGPT से भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे हैं दोनों। प्रॉब्लम वही है कि हमारा जो पूरा, देखिए इसको हमें एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। हमारा एक जो कल्चरल कंडीशनिंग शुरू से रही है, हम इंडियंस का क्या है कि हम अपने बच्चों को घर के फाइनेंशियल डिसीजन में शामिल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि अच्छा आप बच्चे हो, आपको जानने की जरूरत क्या है, आप चुप रहिए, और ये भी कहा जाता है। हाँ, उससे होता क्या है कि जब एक बच्चा, एक एडल्ट जब होता है, तो वो या तो गलतियां कर करके अपने गलतियों से सीखता है, या वो बिल्कुल ही नहीं सीख पाता है जिंदगी भर। हमारी फॉर्मल एजुकेशन में भी फाइनेंस क्यों नहीं सिखाया जाता है? मैं अक्सर एक सवाल उठाता हूं, हम और आप एजुकेशन के बाद पूरी जिंदगी क्या करते हैं? पैसा कैसे कमाएं, उसको कैसे मैनेज करें, हम उसी जद्दोजहद में पूरी जिंदगी बिताते हैं। तो उस पर्टिकुलर मनी मैनेजमेंट की पढ़ाई स्कूल में क्यों नहीं होती है? हमारा पूरा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो फाइनेंस से इतना कट ऑफ क्यों है? वो ग्राउंड रियलिटी से इतना कट ऑफ क्यों है? हमारा जो एजुकेशन है वो लर्निंग बेस्ड है ही नहीं, वो ग्रेड बेस्ड है, वो एक डिग्री बेस्ड है। तो इसलिए जब आप
मार्केट में आते हैं, आपका इग्नोरेंस, आप डिग्री आपके पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका एक जो फाइनेंशियल इग्नोरेंस होता है, और मैं जितने लोगों को जानता हूं जो फाइनेंस की थोड़ी समझ भी रखते हैं, उन्होंने सेल्फ लर्निंग से ही सीखा है, किसी फॉर्मल एजुकेशन में उनको नहीं सिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी बात करता हूं कि मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म से मेरा करियर शुरू हुआ था। जब मैं रियल एस्टेट पे आया और रियल एस्टेट की मीडिया में जब गहराई पे गया, तो मैंने समझा कि रियल एस्टेट तो असेट क्लास में सिर्फ एक असेट क्लास है और ये बेस्ट असेट क्लास नहीं है। उसके बाद मैंने फाइनेंस पर पढ़ना शुरू किया, जो भी सीखा पढ़ पढ़ कर सीखा। कोई फॉर्मल एजुकेशन मेरे पास नहीं है जिसके आधार पे मैं फाइनेंस को समझ पाता, लेकिन एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को मैं पढ़ता चला गया, फिल्टर करता चला गया, और आज भी जब मैं कोई फाइनेंस की एडवाइस देता हूं तो मैं कहता हूं, देखिए मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइन दे रहा हूं। ये जो सब्जेक्ट है मनी मैनेजमेंट को एज ए सब्जेक्ट को पर्सनल फाइनेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत पर्सनल होता है। जो मेरा रिस्क टॉलरेंस है, जो मेरा रिस्क एपेटाइट है, वो आपका नहीं हो सकता है। जो मेरा फाइनेंशियल गोल है वो आपका नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि आप, फॉर्मल एजुकेशन ने हमें फेल किया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, तो आप सीखने के लिहाज से आप सारे अवेन्यूज को खुला रखें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि मार्केट में जिस चीज की भी डिमांड होती है और वो डिमांड फॉर्मल चैनल से नहीं पूरा होता है, वहां वेस्टेड इंटरेस्ट एंटर कर जाते हैं। जितने भी यूट्यूब के चैनल्स चल रहे हैं, जितने भी फाइनेंस की आपको एजुकेशन दी जा रही है, वो सारे मिसलीडिंग हैं, वो सारे फ्लॉड हैं, और उसमें कोई ना कोई कुछ बेच रहा होता है। आप देखेंगे, अगर कोई खुलकर अपने वीडियो में नहीं भी बोल रहा है तो भी उसके डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। तो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप फाइनेंस की नॉलेज नहीं दे रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आप फाइनेंस की नॉलेज दें, आप फाइनेंस को लेकर एजुकेट करें, लेकिन मार्केट में फाइनेंस को लेकर के एजुकेशन बहुत पुअर है और फाइनेंस की एजुकेशन देने वाले भी नहीं हैं। एवरेज यूज़र जैसे मैं किस तरह डिफरेंशिएट करूं कि मुझे किसको देखना है, किसको नहीं देखना है? ये नुआंस का क्या? ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये हर ऑडियंस को अपने आप से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। देखिए, फाइनेंस की दुनिया में जो लोग भी आज डिजिटल वर्ल्ड में हैं, यूट्यूब उसमें से एक प्लेटफॉर्म है, वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे वो फाइनेंस की दुनिया से बहुत पैसे कमा रहे हैं और वो यूट्यूब पे आकर के अपना ज्ञान दे रहे हैं। सवाल ये उठता है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी सुनता हूं जो ये दावा करते हैं कि मैं महीने में 2 मर्सिडीज एस सीरीज खरीद सकता हूं, मेरी इतनी फाइनेंस की दुनिया से कमाई है। अगर आप महीने के 7 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो आप, सबसे बड़ी बात है, आपके पास आकर यूट्यूब पे खड़े होकर के आपको फाइनेंस का ज्ञान देने की न टाइम हो न ज़रूरत है। ये सारे लोग या तो कंटेंट से कमा रहे हैं, या स्पॉन्सरशिप से कमा रहे हैं, या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। एक एवरेज इंडियन को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जो भी आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है, आप उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करें। जो आपको सवाल उठाता है, पूछता है कि आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए, जो आपको सोचने पे मजबूर करता है, आप सिर्फ उन चैनल को जेन्युइन मान सकते हैं, साथ में जो कुछ बेच नहीं रहा है। अगर आप फाइनेंस की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हैं, तो क्या आप आकर के अपना वो फॉर्मूला मैसेज को बताएंगे, या आप जाकर रूफ टॉप पे खड़े होकर कहेंगे, भाई लोग देखो देखो मैं अमीर हूं? क्या मुकेश अंबानी और गौतम अदानी आकर यूट्यूब की दुनिया में बताते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमा लिया और आपको भी ऐसे कमाना चाहिए? ये सारे वो लोग कर रहे हैं जिनका मेन बिजनेस ही यही है, किसी तरह आपको वो मिसलीड करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, यूट्यूब की दुनिया बहुत क्लटर्ड हो रही है, और खासकर फाइनेंस के वर्ल्ड में सबसे बड़ा फियर फैक्टर ये है कि देखिए, एक एवरेज यूथ जिसके पास जॉब्स नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो ऐसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो सोचता है कि मुझे क्विक रिच स्कीम चाहिए, और ये लोग वो क्विक रिच स्कीम बेचते हैं। अब होता क्या है, ये लोग कुछ नहीं तो, हाँ, अभी तक मैंने बताया था कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक और चीज बेच रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं। यस, फाइनेंस के कोर्सेज बेच रहे हैं। वो आपसे 500 रुपये मांगेंगे, 1000 रुपये मांगेंगे कोर्स के। एक यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, वैसे उसके लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये सोचता है कि चलो इसी बहाने मैं फाइनेंस सीख लूंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा। ये जो ऑपरेटर हैं, ये
लाखों युवाओं को गुमराह करके करोड़ों कमा रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया में वो सारे इंसिडेंट भी हैं, पब्लिक डोमेन में है, जहां लड़कों ने सवाल उठाया कि आपने हमें जो इंफॉर्मेशन बेचा है पैसे लेकर, वो सारे गूगल पे इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आपने नया कुछ नहीं दिया है। जाकर लोगों ने रिव्यू लिखे, उन पे लीगल नोटिस भेज दिया गया। हाँ, अब आप एक बात बताइए, मैंने हजार रुपए लिए लाखों लोगों से, मैंने करोड़ों कमा लिया, मेरे पास लीगल फाइट का एक रिसोर्स है ऑब्वियसली। लेकिन एक लड़का जो अनएम्प्लॉयड है, जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, बेचारा कुछ सीखने आया है, क्या वो ₹1000 के लिए वो लीगल फाइट में उतर सकता है? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हैं। कोई भी हमारी ऑडियंस में से गूगल सर्च करेगा, उसको पता चल जाएगा। आप फाइनेंस के कोर्सेज बेचने के नाम पे ₹1000 ₹500 के हिसाब से आपने लाखों लोगों से पैसे ले रखे हैं। कोई जाकर एक रिव्यू भी दे देता है कि आप मिसलीड कर रहे हैं, आप वही बता रहे हैं जो चीजें गूगल पे इजीली अवेलेबल है, तो उसको लीगल नोटिस भेज दिया जाता है। तो ये पूरी दुनिया जो है, उसमें आप किसी भी इंसान पे, ऐसे इंसान पे जो कोर्स बेच रहा हो, प्रोडक्ट बेच रहा हो, किसी को इंडोर्स कर रहा हो, आप उस पर भरोसा नहीं करें। एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा था, मिसकंसेप्शंस, जो हमारे जैसे प्रॉपर्टी, मतलब रियल एस्टेट, क्या चीज़, मतलब आप इसको थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, मिसकंसेप्शन को पहले मैं कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं। आमतौर पे आप दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो कहेंगे कि मनी इज एविल, जिनके पास भी पैसा है फेयर मीन्स से नहीं है। आप फेयर मीन्स से पैसे ही नहीं कमा सकते हैं। जितने लोगों के पास पैसा है, उन्होंने कुछ ना कुछ, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज ए क्राइम। ऑल मनी इज ब्लड मनी। ऑल मनी इज ब्लड मनी और जनरेशनल वेल्थ, ये एक आर्गुमेंट है। बिल्कुल है। बाय एंड लार्ज सच है टू सम एक्सटेंट, लेकिन एक फ्लॉड आर्गुमेंट है। कैसे, मैं बताता हूं। दूसरा आर्गुमेंट क्या है कि हम अगर अपने जितना वेल्थ दुनिया में है वो अगर बांट दें पूरी दुनिया में, बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो भी जो गरीब है वो कुछ दिन बाद गरीब हो जाएगा, और ये जो मनीड क्लास है वो कुछ दिन बाद फिर वापस उस पैसे को से बन जाएगा। ये आर्गुमेंट भी सच है पार्टली, लेकिन फ्लॉड है। वो कैसे होता है? देखिए, अगर आप दुनिया के सारे वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे, तो जो पुअर है वो सिर्फ फाइनेंशियली पुअर नहीं है, वो नॉलेज से भी पुअर है। तो उसको जो पैसा मिलेगा, एक तो वो सेल्फ अर्न्ड नहीं होगा, वो कंजम्पशन पे पैसा खर्च कर देगा, 2 साल के बाद फिर वहीं खड़ा हो जाएगा। और जितने बड़े लैंड एक्विजिशंस हुए हैं, वहां पे जिन लोगों को पैसा मिला है, उनके साथ यही हुआ है, जिसको केस स्टडी बनाकर कह दिया जाता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन अगर उसके पास होता, तो उसको जो पैसा मिला वो उसको मल्टीप्लाई करता। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जिनके पास भी पैसा है वो ब्लड मनी है, मनी एविल है, यू नीड टू बी एन एविल पर्सन टू अर्न मनी। ये सच नहीं है। आपके पास कोई एक ग्रेट आइडिया हो सकता है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और मैं अक्सर अपने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोस्तों से पूछता हूं कि आप जो कहते हैं कि मनी का, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आप जॉब कर रहे हैं, क्या आप सेम सैलरी सेम इंक्रीमेंट लेंगे अगर आप अपनी कुलीग से बेटर परफॉर्मर हैं? और जवाब मिलता है व्हाई शुड आई। तो ये दोनों फ्लॉड आर्गुमेंट है। दोनों आर्गुमेंट वैलिड इसलिए है कि जब एक कैपिटलिस्ट क्लास कहता है कि मैं इनको पैसे बांट भी दूंगा तो इनके पास तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि ये पैसे कंजम्पशन में खर्च कर देंगे, सही लगता है सुनने में, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पीछे वजह ये है कि उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन आपने नहीं आने दिया है। सिमिलरली अगर कोई कहता है जितने लोगों के पास पैसा है वो एविल मनी है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि पैसा आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगा तो आप समझ सकेंगे कि मनी मल्टीप्लाई करना, वेल्थ क्रिएट करना भी एक आर्ट है, एक आर्ट एंड साइंस है। फाइनेंशियल एजुकेशन मासेस को ना देने से कौन जीतता है? फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या होता है कि जिस दिन मासेज फाइनेंशियली अवेयर हो जाएगी, वो ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल की बात होगी। हर कोई फाइनेंशियली ज़्यादा रिसोर्सफुल बनना चाहेगा। ये रूलिंग एलिट क्लास को कभी सूट नहीं करेगा, ये रिच क्लास को कभी सूट नहीं करेगा। और ये इंडिया की सच्चाई नहीं है, वर्ल्ड ओवर
वेल्थ जो है सिर्फ 1% लोगों के पास क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग जो दुनिया की गई है अमीरों के द्वारा अमीरों के फेवर में की गई है। ये पूरा सिस्टम रिग करके रखा गया है ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन आम आदमी तक नहीं पहुंचे, कुछ चंद लोग प्रिविलेज्ड रहें। और यही वजह है कि इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के हर कंट्री में, तकरीबन हर कंट्री में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट नहीं है। क्योंकि मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट अगर फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया तो हर कोई रिसोर्सेज में इक्वल पार्टिसिपेशन चाहेगा, और ये एक रूलिंग एलिट क्लास को सूट नहीं करता है। दूसरा क्या होता है कि खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में कि अगर जब तक आप पॉवर्टी में जी रहे हैं तब तक आपके डिमांड्स बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप पॉवर्टी के चेन से बाहर निकल जाएंगे उसके बाद आपको बेटर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर हेल्थ केयर चाहिए। ये रूलिंग क्लास को सूट नहीं करता है। तो ये पूरा जो सिस्टम को रिग करके रखा गया है वो रिग करके सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप सवाल नहीं उठाएं सिस्टम से। वर्ल्ड के कुछ ही कंट्रीज हैं जहां फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी सी बेटर है, और अगर आप गौर से देखें उन कंट्रीज में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है। नॉर्डिक कंट्रीज की बात कर लें, आप स्विट्जरलैंड की बात कर लें, इन सब कंट्रीज में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है। टैक्स भी तो बहुत ज्यादा, रिटर्न ऑन टैक्स है। देखिए, अगर मैं अपनी पूरी कमाई का, हमारी तरह नहीं कि डायरेक्ट टैक्स दो, फिर इनडायरेक्ट टैक्स दो, फिर सेस दो, फिर रोड टैक्स दो, उसके ऊपर टोल टैक्स दो। बट जीएसटी कम भी तो कर दिया इन्होंने। जीएसटी पे अभी आता हूं। आप रोड टैक्स लेंगे साथ में टोल टैक्स भी लेंगे, ये डबल टैक्सेशन इस तरीके से। तो हमारे यहाँ मैं कहता हूं आप एक जगह लें, बहुत सारे कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज का आपने नाम लिया, 70% टैक्स लेते हैं, लेकिन एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है। जिस दिन मैं काम करने के लिए नहीं एलिजिबल रह जाऊंगा उस दिन मुझे मेरे लास्ट ड्रॉन सैलरी का 70% पैसा मिलेगा सोशल सिक्योरिटी के तौर पे। तो रिटर्न, इंडिया में प्रॉब्लम टैक्सेशन नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम रिटर्न ऑन टैक्स है। 70% टिल द डे यू डाई। टिल द डे यू डाई। और ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज में नहीं है। मैं जीएसटी पे आने के पहले कैपिटलिस्ट कंट्री का भी एक एग्जांपल दूंगा। ये सारे उन कंट्रीज में है जहां की एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे काम हो रहा है, जहां की फाइनेंशियली अवेयर हैं। अब मैं स्विट्जरलैंड का आपको एग्जांपल देता हूं, एक बहुत अच्छी उनकी मॉडलिटी है। स्विट्जरलैंड में एक प्रोफेसर हैं, कॉलेज से रिटायर हो जाते हैं 60 ईयर्स में। इतनी सोशल सिक्योरिटी है कि उसके बाद वो पूरी जिंदगी सोशल सिक्योरिटी में जी सकते हैं। लेकिन वो जाते हैं काम करने और उनसे पूछा जाता है, ये एक रियल लाइफ केस स्टडी बता रहा हूं, उनसे ये पूछा गया कि आप रिटायर्ड हैं, 60 इयर्स आपकी एज है, फिर आप काम क्यों कर रहे हैं जबकि सोशल सिक्योरिटी भी है? तो वो कहते हैं मैं टाइम बैंक के लिए कर रहा हूं। एक टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट होता है स्विट्जरलैंड में। वो ये है कि अगर मैं 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया लेकिन मैं फिजिकली अभी सर्व कर सकता हूं, तो मैं सोशल सिक्योरिटी के तहत एल्डरली कम्युनिटी को जाकर अगले 10-15 साल सर्व करूंगा और मेरा वो टाइम बैंक होगा, सो दैट जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे उसी कम्युनिटी से आकर कोई और उतने दिन सर्व करेगा। तो एल्डर केयर इज अ कमोडिटी। एल्डर केयर इज अ कमोडिटी, इट्स अ ट्रेडेबल कमोडिटी। कि आज मैं फिजिकली फिट हूं, मैं जाकर के एल्डरली की केयर कर रहा हूं, स्टेट इंश्योर कर रहा है कि वो टाइम बैंक हो रहा है मेरा। जिस दिन मैं फिजिकली नहीं एलिजिबल रहूंगा कोई और आकर मेरे लिए सर्व करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज में होता है जो वेलफेयर कंट्रीज हैं। स्विट्जरलैंड एक एग्जांपल है। कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है? कैपिटलिस्ट कंट्री में आपका सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कैपिटलिस्ट कंट्री में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत नीचे होता है। वहां पे सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि आज अमेरिका में भी सोशल सिक्योरिटी खत्म करने की बात हो रही है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में पेंशन खत्म हो गए। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि कैपिटलिज्म का जो मॉडल था वो स्टेट आपको कभी पेंशन देना ही नहीं चाहता था। स्टेट ने पेंशन के नाम पे आपके सैलरी से जो पैसा डिडक्ट किया है वो आपको देने की नीयत कभी नहीं रही थी। इसीलिए इंडिया में 60 इयर्स रखा गया था एज,
यूएस में 67 ईयर्स रखा गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये उस दौर की बात है जिस दौर में लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन 45 साल 50 साल थी। तो पूरा जो कंसेप्चुअलाइज किया गया था पेंशन स्कीम को, इसलिए कि हम आपसे पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन जब तक आपको हमारे देने का टाइम आएगा आप में से कितने लोग बचेंगे। आज सारे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में पेंशन और सोशल सिक्योरिटी खत्म करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अब एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया है। अब बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग ज्यादा दिन जी रहे हैं। तो अब हर स्टेट में ये बात हो रही है, हर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये बात हो रही है कि ये पेंशन जो है, ये सोशल सिक्योरिटी जो है, वो एक ड्रेन है कंट्री के रिसोर्सेज पे। अब आइए, आपने जो पूछा था जीएसटी कम हुआ है, मेरा एक बुनियादी सवाल है, क्या जीएसटी में 2 स्लैब कर देने से जीएसटी कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? परसेप्शन आपका क्या, इस पर क्या है? नेचुरली 28% की जो लेयर थी जीएसटी की, मीडिया में जो आ रहा है वो बता रहे हैं कि 28% की लेयर हटा करके उसको 18 में इंटीग्रेट कर दिया है। ये सुना है मैंने। पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था कि जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है, किस स्लैब से हो रहा है? इंडिया के जीएसटी का टोटल कलेक्शन का 75% 18% के स्लैब से हो रहा है। 12% का जो स्लैब हटाया जा रहा है और उसको 5% किया जा रहा है, उस 12% से टोटल जीएसटी कलेक्शन का सिर्फ 5% कलेक्ट हो रहा है। ओके। तो आप अगर उसको थोड़ा सा मार्जिनल कम कर रहे हैं, अब तीसरी तरफ आइए, जो 28% का स्लैब है, 28% के स्लैब में बहुत सारे सिन आइटम भी हैं। कहा जा रहा है कि हम 2 स्लैब ला रहे हैं, 5 और 18, टबैको एंड अल्कोहल एंड बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। ओके। अब उसमें 2 स्लैब ये नहीं है, 2 स्लैब आप जनरल मैसेज के लिए बोलकर एक तीसरा स्लैब ला रहे हैं सिन आइटम का, जिसमें कहा जा रहा है 40% होगा। तो ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? मेरा असेसमेंट है, चूंकि अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है, मेरा जो बैक ऑफ द एनवेलप मेरा कैलकुलेशन है, जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। मेरा तो एक बुनियादी ऑब्जेक्शन ये है कि जब आपका जीएसटी है तो साथ में सेस क्यों ले रहे हैं? और जितनी चीजों में सेस लिया गया है, फॉर एग्जांपल लेबर वेलफेयर सेस लगाया जाता है, क्या लेबर का वेलफेयर उस प्रोपोर्शन में हुआ है? जहां तक मेरी जानकारी है, नॉट इवन 50% मनी हैज बीन स्पेंट ऑन लेबर वेलफेयर। तो ये जो पूरा जीएसटी को लेकर के मीडिया में जो स्पिन डॉक्ट्रिन की जा रही है कि हम 2 स्लैब लाएंगे तो जीएसटी का बर्डन कम हो जाएगा, जीएसटी का बर्डन कम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो 18% के स्लैब में हैं और 18% से ही 75% का कलेक्शन हो रहा है। 12% को आप 5% करेंगे, इधर आप 28% में से कुछ आइटम उठाकर 40% में डाल देंगे। देखने वाली कुछ अच्छी चीजें हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बात हो रही है कि हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस में प्रीमियम कम कर दिया जाए, अभी आपको 18% देना पड़ता है, वो एक अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन बहुत सारी चीजों में देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैं कहता हूं लग्जरी कार समझ में आता है, एक लग्जरी आइटम है, उस पर आप 28% का जीएसटी ले रहे हैं। हालांकि वो भी रैशनल नहीं है, क्योंकि आप 28% का जीएसटी लेने के बाद रोड टैक्स भी लेते हैं, उसके बाद हर जगह टोल टैक्स भी लेते हैं। चलिए फिर भी मान लेते हैं। मैं पूछता हूं, एक 2 व्हीलर एक बेसिक नीड है या लग्जरी है? एक आम आदमी, एक आम 30,000 40,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी अगर 2 व्हीलर नहीं खरीदेगा तो वो ऑफिस कैसे जाएगा, एक ऐसे कंट्री में जहां की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं? तो आप 2 व्हीलर पे 28% ले रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि 28% के स्लैब में से क्या क्या हटाकर आप 18% में ला रहे हैं। बट एक बात तो तय है कि आप जो भी रिशफलिंग करेंगे, आपका 75% रेवेन्यू, और ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के जवाब में सरकार का ही स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आप अगर 75% का जो कलेक्शन है उसको आप टच ही नहीं कर रहे हैं, इधर से आप 28% में से कुछ 18 में लाएंगे, इधर आप 12 में से कुछ को 5 करेंगे, कुछ को 18 में लाएंगे, बराबर हो गया। फिर आप सिन आइटम के नाम पर कुछ को 40% में डाल देंगे, नेट प्रॉफिट में है आप। जीएसटी कम नहीं हो रहा है। जीएसटी के नाम पे इतना अच्छा हेडलाइन मैनेजमेंट, मैं इस सरकार को एक बात के लिए क्रेडिट देता हूं कि इस सरकार को और कुछ आता हो या ना आता हो, हेडलाइन मैनेजमेंट करना आता है।
ये हर बात पे ये हेडलाइन मैनेजमेंट करके वाहवाही लूट लेते हैं, लेकिन सच ये है कि जीएसटी कम नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि यहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, चूंकि आम आदमी नहीं समझ रहा है, तो एक परसेप्शन आप क्रिएट कर दे रहे हैं कि हमने तो देखो जीएसटी भी अब कम कर दिया। तो जीएसटी को आपने कम नहीं किया है, मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं, फाइनल ब्लूप्रिंट आने पर देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं अभी से आपको लिख कर देता हूं, सरकार का ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन अगले बजट में आप देख लीजिएगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। मिडिल क्लास एंड रिच और लोअर क्लास भी एक तरीके से, ये तीन चीज़ों के अंदर तीन तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर कोई कट एंड ड्राई डिफरेंस है? देखिए, ट्रेडिशनली इंडिया में 3 क्लास था, रिच, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। अब अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैं बताता हूं कैसे। रिच कौन है इंडिया में? रिच में भी अब सिर्फ जो अल्ट्रा रिच हैं उनको रिच कहा जा सकता है। उसकी वजह बताता हूं। जितनी भी स्टडी हुई है कि इंडिया का टॉप, किसी भी कंट्री के डेमोग्राफी में 1% क्लब एक वर्ड यूज किया जाता है। 1% क्लब होता है कि अगर आप अपनी देश की इकोनॉमिक स्टेटस में टॉप 1% हैं। इंडिया में 1% क्लब में आने का एलिजिबिलिटी क्या है? अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कोई मानता है कि $1 लाख। ये नेटवर्थ की बात हो रही है? नेटवर्थ की बात हो रही है। देखिए, अब उस पर भी आता हूं। अर्निंग वाइज हम बात नहीं कर सकते। अर्निंग वाइज हम इसलिए नहीं बात कर सकते कि मान लिया मेरी अर्निंग है 50,000 रुपये, आपकी है 70,000 रुपये, आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है, तो आपकी सेविंग कम होगी। हो सकता है मेरा कैश में हो। एग्जैक्टली। तो मैं आपसे कम सैलरी ड्रॉ करके भी आपसे बेटर नेटवर्थ का आदमी हो सकता हूं। मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी बेटर है, मैं पैसे को ज़्यादा मल्टीप्लाई करता हूं। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि नेटवर्थ एक इंडिकेटर होता है। ओके। नेटवर्थ वाइज जितनी स्टडी हुई है इंडिया में टॉप 1% क्लब में आने के लिए, कोई कहता है $1 लाख। मैक्सिमम जो हुरून वेल्थ रिपोर्ट, जिसको कि ग्लोबली बहुत रिस्पेक्टेबल माना गया है, वो कहता है $175,000। अब $175,000 का मतलब है 1.5 करोड़ रुपए। आप बताइए, 1.5 करोड़ रुपए में क्या आप अपने को रिच फील कर सकते हैं? घर नहीं ले सकते कायदे। आप एक घर नहीं ले सकते। सैलरी वाइज भी बहुत सारे लोग बोलेंगे 40 लाख का पैकेज बहुत अच्छा है, 40 लाख का पैकेज वो कमा रहा है, वो रिच है। 40 लाख के पैकेज में अगर आप मुंबई बैंगलोर जैसे शहर में रहते हैं, टेक होम सैलरी क्या होगी? 2,10,000, 15,000। 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और आपने एक घर लोन पे ले रखा है, तो इसीलिए इंडिया में रिच क्लास जो हैं वो बहुत मिनिस्कुल पॉपुलेशन है, 0.1% रह गया है। इंडिया में रिच उसको माना जाएगा जो $, में एब्सोल्यूट टर्म्स में मिनिमम 1 मिलियन नेटवर्थ रखता हो, मतलब 8 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ रखता हो, वही 1% क्लब में उसको आइडियली माना जाएगा। उसके बियॉन्ड बात करते हैं तो अब बात आती है कि जिस देश में 25,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी डेमोग्राफी के टॉप 10% में है, वो मिडिल क्लास कैसे हो सकता है? मैं मिडिल क्लास की कोई स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं होने की वजह से मैं ग्लोबली सारे रिपोर्ट्स पिछले काफी समय से पढ़ रहा हूं कि मैं मिडिल क्लास किसको मानूं। अब मिडिल क्लास की एक जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन मेरे समझ में आई सारे रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, अगर कंट्री के पर कैपिटा इनकम के 75% से 200% के बीच में आपकी इनकम है तो आप मिडिल क्लास हैं। अब 75 इंडिया की पर कैपिटा इनकम, इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो लेटेस्ट आई है वो है $2,800। तो $2,800 का मतलब तकरीबन 2.5 लाख रुपए। तो क्या 2.25 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कमाने वाले को हम मिडिल क्लास मान सकते हैं? ये साल का है? साल का है। तो इसीलिए इंडिया में मैं कहता हूं मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिया में अब सिर्फ 3 क्लास रह गया है, रिच, दूसरा एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो सरकार से 80 करोड़ 85 करोड़ लोग, 140 करोड़ में से 80-85 करोड़ लोग सरकार से फ्री राशन ले रहे हैं, ये हो गया रिच एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और तीसरा है रिलेटिव पॉवर्टी, जो अपने को अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास समझ रहा है। मिडिल क्लास कंजम्पशन के लिए जाना जाता है। अक्सर वर्ल्ड ओवर मिडिल क्लास को कंजम्पशन क्लास कहते हैं। अगर इंडिया में मिडिल क्लास है तो कंजम्पशन इतना गिर क्यों रहा है? इंडस वैली रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में
10% पॉपुलेशन मतलब तकरीबन 13 करोड़ लोगों को अगर हटा दें तो लोगों के पास बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, कंजम्पशन छोड़िए, बेसिक नीड्स के बियॉन्ड कोई परचेजिंग पावर ही नहीं है। अगर हम इंडिया के टॉप 5% को हटा दें, टॉप 5% रिच लोगों को हटा दें, तो हमारी पूरी 95% पॉपुलेशन नाइजीरिया और बाकी सब सहारन कंट्रीज से भी ज्यादा बुरे फाइनेंशियल कंडीशन में है। ट्रू। इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स इतना कम दिखता है, देखिए एक सवाल मुझसे कई बार पूछ दिया जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स को हम सही कैसे माने। पाकिस्तान हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर दिखता है, बांग्लादेश ऊपर दिखता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, पॉवर्टी से ज्यादा खराब, गरीबी से ज्यादा खराब एक और चीज होती है, सोसाइटी में पैसे का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक सोसाइटी में जब सब अगर गरीब हैं, जैसे आप देखिएगा गांव में गरीबी कम चुभती है, शहरों में ज्यादा चुभती है, क्योंकि यहां कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। तो हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स भी कम है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग जो है पैसे का जो बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। 5% टॉप पॉपुलेशन को हटा दें तो हम सब सहारन कंट्रीज से भी ज्यादा बुरे दौर में हैं। अब आइए इस टॉप 1% 5% डेमोग्राफी पे, मोटे तौर पे हम 5% टॉप अमीरों की बात करते हैं। ठीक है। डेमोग्राफी का जो टॉप 5% अमीर है, आज अगर वो शहरों में घर खरीदना चाहता है, ये जो 5% आपको दिखता है अमीर, ये डेट ड्रिवन अमीर है। ये पूरी तरह से ईएमआई की जिंदगी जी रहा है। अगर आप और ये एक स्टडी है कि अगर आप टॉप 5% रीच में इंडिया में हैं और शहरों में घर खरीदना चाहते हैं बिना लोन के, तो आपका जो नेटवर्थ है और डोमेस्टिक सेविंग रेट जो इंडिया का है उसको कैलकुलेट किया जाए। कैन यू इमेजिन, मुंबई में एक डिसेंट घर खरीदने के लिए, 1100 स्क्वायर फीट का घर खरीदने के लिए मुंबई में कितने साल लगेंगे? 116 साल। 116 साल। गुड़गांव में 65 साल लगेंगे। मतलब कि 3 जनरेशन काम करे तब जाकर चौथा जनरेशन घर खरीदेगा। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी में बहुत फ्लॉज हैं। ये सारे फ्लॉज ढके रहें, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, लोगों को आप फाइनेंशियली लिटरेट होने ही मत दो। फाइनेंशियल एजुकेशन आ जाएगा तब ये सारे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप जैसे चाहो, आमतौर पे आप अपने आसपास लोगों से देखिएगा, आप बोलिएगा कि घर खरीदना बहुत बेवकूफ़ी है लोन लेकर, और आपको जवाब मिलेगा बिना लोन के कोई घर खरीद कैसे सकता है। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन होता तो वो आपसे नहीं बोलते, सिस्टम से सवाल करते कि हम एलिजिबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसमें सरकार क्या कर सकती है? बहुत स्टूपिड सवाल है, बट सरकार इसमें क्या कर सकती है और क्या मांगे? सरकार को सबसे पहले तो आपको एजुकेशन पे इंडिया का स्पेंडिंग कितना है, कम हो गया अब तो, और 4% से भी कम स्पेंडिंग हो रही, एलोकेट हो रहा है बजट में, 4% के आसपास एलोकेट हो रहा है। हाँ। अब उस एलोकेशन में स्पेंडिंग कितनी है नहीं है, यूपी से अभी जितनी रिपोर्ट्स आ रही है कि हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियली इलिटरेट रखने के फायदे किसको नहीं हैं? सरकार को फायदे हैं, रूलिंग एलिट क्लास को फायदे हैं, कोई सवाल नहीं उठेगा। फॉर्मल एजुकेशन को पूरी तरह गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि फिर कॉर्पोरेट्स एंटर करके प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ाएंगे, उनका मुनाफा बढ़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक नीड आज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरी तरह है, और हम इसको अर्बन इंडिया में एक ऐसी रियलिटी मान चुके हैं कि हम इस पर सवाल ही नहीं करते हैं। अगर एजुकेशन होगा तो हम इस पर सवाल उठाने लगेंगे, हम पूछने लगेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम गवर्नमेंट को वोट और टैक्स क्यों दें अगर हाँ आप बदले में हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे सवाल नहीं उठे, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि पब्लिक इलिटरेट रहे। जो फाइनेंशियल एजुकेशन का, ये इन जनरल एजुकेशन हमारा मॉडल है लॉर्ड मैकॉले का। देखिए मैं हमेशा कई डिबेट में मुझसे कहा जाता है कि
ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जो फ्लॉड है लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन सिस्टम की वजह से है। इंडिया का जो ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, एंशियंट लर्निंग सिस्टम बहुत अच्छा था। सॉरी, वो बहुत अच्छा नहीं था। वो आज के मुकाबले डिग्री बेस्ड, ग्रेड बेस्ड नहीं था, थोड़ा लर्निंग का उसमें कंपोनेंट था, लेकिन वो हायरार्की बेस्ड था। मैं आपको कई एग्जाम्पल से बता सकता हूं। जब हमारे धर्म शास्त्र में ये कहा जाए ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये हैं ताड़ना के अधिकारी, तो आप समझ सकते हैं। महाभारत को आप जिस पर्सपेक्टिव में भी देखें, आप उसको हिस्ट्री मानते हैं तब भी, माइथोलॉजी मानते हैं तो माइथोलॉजी भी लिखा जाता है उस समय की जो प्रीडोमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी होती है उसी के आसपास लिखा जाता है। ट्रू। एकलव्य, एक दलित जिसको कि आर्चरी नहीं सिखाया गया क्योंकि वो दलित था, अर्जुन को सिखाया गया, एलिट क्लास थे, वो छुप कर सीखता है। जब द्रोणाचार्य को पता चलता है कि ये तो मेरे शिष्य से भी अच्छा लर्निंग सिस्टम में आ गया एंड ही इज नॉट सपोज टू लर्न, तो उसको बहुत प्यार से बुलाकर कहा जाता है कि अब गुरु दक्षिणा भी दे दो। पर वो तो गुरु थे भी नहीं। गुरु थे नहीं, लेकिन बुलाकर कहा गया कि तुमने मुझे देखकर सीखा है, मैंने अब तुम्हें आज अपना शिष्य मान लिया, अब गुरु दक्षिणा दो। और गुरु दक्षिणा क्या दो? अंगूठा काट कर दे दो ताकि तुम आगे कभी आर्चरी नहीं कर सको। तो हमारा ये लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के पहले ये भी याद रखिए कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो और खराब था। हम चाइनीज एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं हैं। चाइना में सब कुछ प्राइमरी एजुकेशन से लेकर लर्निंग बेस्ड है, लेकिन वहां पे ये सोशल हायरार्की नहीं है। चाइना में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ना माना जाता है कि आप सोशल हायरार्की में नीचे हैं, वहां पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना माना जाता है सोशल हायरार्की में नीचे हैं, क्योंकि वहां के सारे जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप कहिए अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, उसके ऊपर पेनल्टी लगाया, हम भी अमेरिका का बैकआउट करेंगे, हम अमेरिकन प्रोडक्ट का बैकआउट करेंगे, लेकिन सारे पॉलिटिशियन के बच्चे वहीं जाकर पढ़ेंगे। अगर इतनी बड़ी देशभक्ति आपके अंदर है, आप इतने पैट्रियोटिक हैं, तो आप रूलिंग पार्टी में हैं, आप सरकार में बैठे हैं, सब के सब अपने बच्चों को वापस बुला लीजिए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को आप इंप्रूव कर लीजिए। लेकिन नहीं, उनके बच्चे पढ़ेंगे जाकर यूएस में, जर्मनी में, और हमें बताया जाएगा कि नहीं नहीं, हमें अपने पुराने ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी है, और ये हिपोक्रेसी सिर्फ इसलिए है कि एजुकेटेड क्लास इंडिया में पॉलिटिशियंस को नहीं चाहिए। मासेज एजुकेटेड हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम और भी क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल, एक लेबर क्लास बहुत अवेयर हो गया अपने फाइनेंशियल राइट को लेकर। क्या आज वो जिस रेट पे काम कर रहा है उस रेट पे काम करेगा? मतलब ही नहीं। चाइना में, तभी मैं कहता हूं कि चाइना का जो रिफॉर्म हुआ है, डेंग और जिनपिंग का किया हुआ है, माओ के टाइम में चीज़ें अलग थी। पहले चाइना में क्या होता था कि एक किसान है तो वो जो ज़मीन पे खेती कर रहा है, ज़मीन सरकार की है, उसको सैलरी मिल रही है, उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाए। डेंग के आने के बाद वो ज़मीन, वो लैंड पार्सल उसको लीज पे दिया जाने लगा। आज भी वो सरकार की है, लीज पे दिया जाने लगा ताकि उसका इंसेंटिव बढ़े कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहां भी अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन दे देंगे तो लोगों में इंसेंटिव बढ़ेगा, लेकिन जब वो इंसेंटिव बढ़ेगा तो वो गवर्नमेंट से, सिस्टम से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी मांगेंगे, और कोई नहीं चाहता है कि सिस्टम अकाउंटेबल बने। कोई नहीं चाहता है कि हम सिस्टम में बैठे हैं तो आप हमसे सवाल पूछो। देखिए, हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को ही आज भी फॉलो कर रहा है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम क्या था कि ये ग्रेड बेस्ड है कि आपका ये कोर्स क्यूरिकुलम है, आपको ये पढ़ाई करनी है, आपने इसमें परफॉर्म करना है। इसमें स्किल कहाँ है, लर्निंग कहाँ है? जो थोड़ी सी चीज़ें स्किल बेस्ड इंडिया में थी भी, आज फॉर एग्जांपल सारी इंडस्ट्रीज का ये कहना है
कि बहुत बड़ा गैप है। जो फ्रेश पास आउट हमारे पास आता है उसके पास स्किल सेट्स ही नहीं है, हम हायर भी उनको कैसे करें। मेरा उनसे सवाल उठता है कि क्या आपने एकेडमिक लेवल पर स्किल सेट बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया है? कभी नहीं। कितने कॉर्पोरेट्स ने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है? पहले बहुत सारी चीजें थी जैसे आईटीआई वगैरह थे। ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, बट वो तो नहीं, उनका ही पर्पस सॉल्व करने के लिए। ट्रेनिंग में वो इन्वेस्ट करते हैं। वो ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। मेरा यूएस का एक क्लाइंट है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मैंने आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दे दी। बिल्कुल। ठीक है, वो लड़का वो प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद फिर से अनस्किल्ड बैठा है। पहले हमारे यहाँ बहुत आईटीआई टाइप चीज़ें थी जहाँ पे लोग सीख करके बाहर निकलते थे। एक प्रॉपर फार्मेसी के एजुकेशन के बहुत सेंटर्स थे। अब सब कुछ कॉर्पोरेट होता जा रहा है आज की तारीख में। और मैं तो अब आम तौर पे अपने जानने वाले सब लोगों से कहता हूं कि बच्चों को डिग्री दिलाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट हो गया है, आपको एमबीए करना है 40 से 50 लाख टॉप जगहों से, टॉप जगहों, नीचे की जगहों से फिर आप खाली बैठे रहेंगे, फिर जॉब नहीं है, फिर 30,000 की जॉब मिलती है, 25,000 30,000 की जॉब मिलेगी। 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। मेडिकल आपको कराना है 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो आप अगर एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा कर दिया आपने, तो फिर उसका आरओआई क्या है? यूएस वगैरह में आप देखेंगे वहां भी स्किल पे फोकस अब किया जा रहा है। जापान में स्किल पे फोकस किया जाता है, क्योंकि वो एक बात जानते हैं, अनलेस कि आपको किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाना हो, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल नहीं करनी हो, लॉयर नहीं बनना हो, हायर एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप हायर एजुकेशन के नाम पर जो एजुकेशन करोड़ों में दे रहे हैं, एक लड़का है जिस पे मेडिकल में 1 करोड़ रुपए मैंने खर्च किया, उसके बाद अगर वो बहुत स्किल्ड है और साथ में बहुत करप्ट भी है, तभी उसका आरओआई उस 1 करोड़ का वो अगले 10 साल में निकाल पाएगा। नहीं तो वो निकाल भी नहीं पाएगा अपनी पढ़ाई का आरओआई। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो एक बच्चे के लिए वो मैं इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट से मैं उसको पूरी जिंदगी रख सकता हूं। मैं क्यों ऐसे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करूं जिस एजुकेशन का आरओआई नहीं है? मैं कहूंगा भाई बच्चे, इस पैसे के इंटरेस्ट से तुम पूरी जिंदगी जी लोगे, बाकी अगर तुम कुछ करते हो तो वो एडिशनल हो जाएगा। इस पे आते हैं, इस कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। पर कोई यंग पर्सन है मेरी एज का, 20 मतलब 24 के एज के अंदर है, वो किसी प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहा है या लग चुका है, वो फाइनेंशियली फ्री कैसे हो? मतलब देखिए, जॉब के अंदर आरओआई नहीं है यूजुअली स्पीकिंग, हायर एजुकेशन के अंदर आरओआई डिफ़िकल्ट है, अच्छी जगह से नहीं करा तो 40-50 लाख लगाना पड़ता है। कैसे करें, कैसे मैनेज करें? देखिए, मैं सबको हमेशा इस कहता हूं कि आप अगर एंटरप्राइजिंग हैं तो आप करियर के इनिशियल डेज में सैलरी के लिए, जॉब के लिए मत जाइए, आप लर्निंग के लिए जाइए। आप अपनी इनिशियल दिनों की जॉब को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, और ये मानिए कि वहां पैसे देने की बजाय आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे इंडिया में स्किल गैप बहुत बढ़ गया है। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप थोड़े स्किल्ड हैं तो एक डिसेंट कमाई आप आगे चलकर कर सकते हैं। डिग्री पे पैसे खर्च करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप एक लो लेवल की उसी फील्ड से रिलेटेड आप जो भी करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप मीडिया में आना चाहते हैं, आप किसी कैमरामैन के साथ जाकर कैमरा असिस्टेंट बन जाइए, और आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश कीजिए, बजाय कि 30 लाख रुपए में एक कोर्स में खर्च करने के। क्योंकि सारे कॉर्पोरेट हाउसेज, सारे बड़े मीडिया हाउसेज ने भी अपना इंस्टीट्यूट खोल रखा है, जिसका कि कोई आरओआई नहीं है किसी भी लड़के के लिए। मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जिन्होंने 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं अलग अलग कोर्सेज में, और उनके पास जॉब्स नहीं है। अब बात आती है कि उनको अपनी लाइफ में नेटवर्थ बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए। पहला स्टेप हमेशा से मैं कहता हूं, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप अपने डेवलपमेंट पे खर्च करें। जो लोग भी आपको कहते हैं कि आप खुद पे वेस्ट मत करो, आप पहले दिन से सेविंग के लिए जो भी आपको कहता है, ये एक फ्लॉड आर्गुमेंट है। उसे आपको कुछ बेचना है, वो कुछ बेचने के लिए आपको कह रहा है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो। सबसे पहले आप खुद पे इन्वेस्ट करें।
क्योंकि अल्टीमेटली आपका ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके स्किल सेट्स कैसे हैं। हाँ, एक्सपेंस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो आज के यूथ को मैं देख रहा हूं, 25,000 रुपए की सैलरी है और 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेकर घूम रहा है, लुई विटॉन की बेल्ट लगाकर घूम रहा है, और वो सब ईएमआई पे है। सर वो तो बहुत आप एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। ये जो ब्लिंकिट, ये जो अब इतना इंटेलिजेंस इतना इजी हो गया है, लोगों का एवरेज स्पेंड जो पहले बाजार तक जाना पड़ता था, अब 50 रुपये 30 रुपये का डिलीवरी चार्ज के अंदर घर के अंदर आ रहा है। तो लोग, पीपल आर एडिक्टेड। तो मैं कहता हूं आप पहले खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, खुद पे इन्वेस्ट करके अपने स्किल सेट बढ़ाइए, आप दुनिया का एक्सपोजर लीजिए, आप बाहर निकलिए, देखिए अलग अलग कल्चर, अलग अलग इकोनॉमी में लोग कैसे काम करते हैं। आपको वो एक्सपेंस नहीं है, वो खुद पे इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जब आपकी अर्निंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इवन वेल टू डू लोगों के साथ, इंडिया में कहते हैं अच्छे अच्छे सैलरी वालों के साथ, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम वन मेजर हेल्थ इमरजेंसी और वन मेजर लॉसूट। तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को लेकर खुद को फोर्टिफाई कर लें। फिर नेटवर्थ बनाने की बात आती है। कम से कम कितना होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर? एज वाइज डिपेंड करता है और आपकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मनी मैनेजमेंट को पर्सनल फाइनेंस इसीलिए कहा गया है कि आप, वो बहुत पर्सनल होता है। वो जब तक, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि अच्छा मेरे को आप बताइए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ में वो ये बताने से भी बचना चाहते हैं कि उनके पास टोटल असेट्स क्या हैं, लायबिलिटी क्या हैं। ये बहुत ही कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है, वन साइज फिट्स ऑल आंसर कहीं हो ही नहीं सकता है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। अगर आप यंग हैं, आपकी कोई फैमिली में हेल्थ की हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के साथ होता है कि घर में हिस्ट्री रही है कि 30 साल के एज में भी हार्ट अटैक होते हैं। तो अगर कोई हेल्थ ये नहीं है, तो क्या मैक्सिमम यही है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, 3 लाख का काफ़ी है। लेकिन अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री फैमिली में रही है कि 28 साल 30 साल में भी हार्ट अटैक्स होते हैं, तो फिर 3 लाख नहीं, आपको 10 लाख रुपए चाहिए। तो आप एक अपने आप को फोर्टिफाई करें, हेल्थ इंश्योरेंस लें, उसके बाद इमरजेंसी कॉर्पस बनाएं। अब इमरजेंसी कॉर्पस की जब बात आती है, तो सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको बोलेंगे कि यहां सेफ खेलना है, आप एफडी में रखिए। एफडी से ज़्यादा निगेटिव इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि एफडी में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा 5%, 6%, वो भी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन है, उस पर भी आपको टीडीएस कट कर मिलता है। ओके। और उसके बजाय अगर आप गोल्ड में जाते हैं, देखिए एक तो ये है, हम जिसको इमरजेंसी फंड कह रहे हैं, वो इमरजेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाऊंगा जहां कि अगर नहीं होता है तो मेरा ग्रोथ फास्ट है, तो मैं गोल्ड में जाऊंगा। गोल्ड का एवरेज 10-11% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर मिल जाता है, एफडी के ये 6-7% से ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि लेकिन गोल्ड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, बेचते हुए 3% डिडक्ट होता है। देखिए, गोल्ड में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, एक तो आप ज्वेलरी लेंगे तो बहुत ज़्यादा है, आप सिंगल पीस बिस्किट के फॉर्म में लेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मान लिया 3% भी है, वो भी आपको एफडी से ज़्यादा देता है, और किसी भी समय आप चाहेंगे लिक्विडेट हो सकता है। तो आपको मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी कॉर्पस के लिए गोल्ड से बेटर कोई चीज़ नहीं है। इमरजेंसी कॉर्पस जैसे एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट कमा रहा है, तो वो अपनी मंथ का कितना मंथली एक्स का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए? जब आप कैरियर शुरू करते हैं तो 6 महीने से आगे बढ़ते हुए 2 साल तक मिनिमम होना चाहिए। और ये 2 साल, में सब लोग 6 महीने ही कहते हैं, मैं 2 साल इसलिए भी कहता हूं क्योंकि इंडिया में जॉब मार्केट की जो हालत है, अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो आपको दूसरे जॉब लेने में कई बार 2-2 साल खाली बैठना पड़ता है। तो अपने 2 साल के एक्सपेंसेज आपको इमरजेंसी कॉर्पस में रखने चाहिए, आप उसको गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं। जब आपका ये स्टेज पूरा हो जाता है, तो आप नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते कोशिश करें कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ता रहे। तो उससे क्या होगा कि आप अगले स्टेज पे और ज़्यादा रिस्क लेकर और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट चूज, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी कोई और ऑपरेट कर रहा है आपके बिहाफ पे, उसका अपना एक्सपेंस रेशियो भी है।
तो म्यूचुअल फंड अगर 12 से 14% का रिटर्न देता है तो डायरेक्ट स्टॉक आपको 18 से 20% भी दे सकता है। तो आप उस तरफ जाएं, बट इनिशियली ना जाएं। इनिशियली ना जाएं जब तक आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा लें, और अगर नॉलेज नहीं बढ़ाते हैं तो म्यूचुअल फंड में ही रहें। यहां पे बाय दिस टाइम आप 30-35 साल के हो जाते हैं और सोसाइटी की एक कल्चरल कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। तुम सक्सेसफुल नहीं हो तो घर नहीं लिया है, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुमने घर नहीं लिया है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है। तो ये लोग क्यों करते हैं? कल्चरल कंडीशनिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है। क्योंकि रियल एस्टेट का इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि वो आपको कल्चरली दिमाग में इनग्रेन कर दिया गया है कि अपना घर नहीं है तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो। बहुत बड़ा मार्केटिंग इंजन है इसके पीछे। बहुत बड़ा मार्केटिंग इंजन है, सरकार भी पार्टी है, क्योंकि आपके घर खरीदने के फायदेमंद आपको छोड़कर सब हैं। कैसे? सरकार को जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी मिल रहा है, बैंक को होम लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्रोकर को कमीशन मिल रहा है, और बिल्डर तो सबसे बड़ा मुनाफाखोर बैठा ही है। आपको क्या मिल रहा है? आप समझते हैं कि आप पीस ऑफ माइंड। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं इमोशन, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इमोशन जो होता है उधार का इमोशन नहीं होना चाहिए। इमोशन उधार पे नहीं लिया जाता है। मैं उस पे भी आऊंगा कि आपको कब ले। मैं नहीं कह रहा हूं कि रियल एस्टेट खरीदना ही नहीं चाहिए, कोई भी रैशनल माइंड आपसे नहीं कहेगा रियल एस्टेट नहीं खरीदना चाहिए। मैं आता हूं कब खरीदना चाहिए। इस स्टेज में जबकि आपके पास कोई नेटवर्थ नहीं है, आपने मान लिया 1 करोड़ का घर खरीद लिया, चूंकि अब शहरों में 1 करोड़ से नीचे कुछ है नहीं। 1 करोड़ का भी नहीं है, बट ठीक है 1 करोड़। आप थोड़े अफोर्डेबल से साइड में चले जाते हैं। वैसे तो सरकार कहती है अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा 45 लाख का घर है। मैं कई फोरम पे सवाल उठा चुका हूं कि 45 लाख का घर मुझे कोई दिखा दे भाई, मैंने तो नहीं देखा है। अब आप झुग्गी को अगर घर कहेंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं। ट्रू। तो आप अगर 1 करोड़ का घर ले रहे हैं और 20% डाउन पेमेंट करने के लिए, वो 20 लाख कमाने के लिए आपने अगर 20-22 साल से काम करना शुरू किया है, अगले 10 साल में आप 20 लाख जोड़ पाएंगे मुश्किल से। मुश्किल से। कुछ चलिए फैमिली सपोर्ट ले लिया, कुछ किया, आपने डाउन पेमेंट कर दिया, आपने 80 लाख रुपए का लोन लिया है। बैंक को आपको रीपे कितना करना है अगले 20 साल में? 1.5 करोड़। ओके। क्योंकि आप अगर 8% के रेट से जोड़ें तो तकरीबन 1.5 करोड़ देना है आपको बैंक को। अब जिसको आप असेट समझकर असेट खरीद रहे हैं, असेट में असेट क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। आज अगर आपके साथ कोई मेजर इमरजेंसी हो जाए, आपकी नौकरी छूट गई, दोबारा नौकरी नहीं मिल रही है, घर में किसी फादर की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, पैसे चाहिए, क्या आप घर को लिक्विडेट कर सकते हैं? आप गोल्ड को कर सकते हैं, एफडी को कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कर सकते हैं, स्टॉक को कर सकते हैं। घर बेचने आप जाएंगे, लोग कहते हैं ना घर बहुत रिस्क फ्री होता है। आपने आज घर खरीदा, 5 साल के बाद आपके ऊपर कोई इमरजेंसी है, आप जाएंगे, पहली बार घर डिस्ट्रेस सेल में आ गया, और 1 करोड़ का घर कभी 1 करोड़ का नहीं होता है। 1 करोड़ का घर 1.25 करोड़ का होता है, क्योंकि 7% उस पर स्टैंप ड्यूटी है, 5% जीएसटी है। उसके अलावा 3-4 साल जब आपको 5 साल जो वेट पीरियड है जिसमें आप ईएमआई और रेंट दोनों दे रहे हैं, सब मिलाकर 25% का एडिशनल कॉस्ट है। ठीक है। अब घर आपने 1 करोड़ में खरीदा है, क्या आपको 5 साल बाद 1.25 करोड़ भी मिल रहा है? बमुश्किल मिल रहा है। लेकिन बैंक को जितना मिल रहा है उससे ज्यादा पे करना है, क्योंकि बैंक ने इनिशियल डेज में आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं टच किया है, सिर्फ इंटरेस्ट जोड़ा है। तो आपके असेट में असेट क्वालिटी ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि फिर रियल एस्टेट किसको खरीदना चाहिए? एक चीज और, जो आपने एसेट क्वालिटी बोली, ये पार्शियली लिक्विडेट भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। म्यूचुअल फंड में 2 NAV बेच दूं, मैं 1 शेयर बेच दूं, घर में तो आप किचन थोड़ी ना बेच सकते भाई हैं। आज मेरी बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आज मेरी जरूरत, मान लिया मेरे पास कॉर्पस में 20 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड है, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैं एक लिक्विडेट कर दूंगा। यहां पे मैं ना तो एक किचन बेच सकता हूं, ना एक बाथरूम बेच सकता हूं, बेचूंगा तो पूरा बेचूंगा। तो रियल एस्टेट में, अच्छा, आप किसी भी असेट क्लास को, आमतौर पे इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, आप असेट क्लास को कैसे ये करते हैं, आप असेट क्लास को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि क्या बेस्ट असेट क्लास है? ROI पर्सपेक्टिव,
ये आप पैरामीटर्स बता रहे हैं? हाँ, पैरामीटर्स बता रहा हूँ। आरओआई पर्सपेक्टिव, रियल एस्टेट का आरओआई 6 से 7% है, गोल्ड का 10 से 11 है, म्यूचुअल फंड 12 से 14% है, स्टॉक 18 से 20% है। आरओआई में रियल एस्टेट पीछे है। कैश फ्लो पर्सपेक्टिव, तो प्राइमरी घर में कोई कैश फ्लो नहीं है, रेंटल प्रॉपर्टी है तो 2% का रेंटल रिटर्न है। अगेन म्यूचुअल फंड और स्टॉक से नीचे चला गया। वॉलेटिलिटी पर्सपेक्टिव, कितना वॉलेटाइल है। अब यहां पर रियल एस्टेट वाले जंप कर जाएंगे, देखिए कितना वॉलेटाइल है स्टॉक मार्केट। भाई आप वहां आवर टू आवर चेक कर रहे हो। रियल एस्टेट में कोई सेंसेक्स है रियल एस्टेट का, अगर होता तो हर दिन लोअर सर्किट लगता, क्योंकि वॉलेटाइल आपको इसलिए नहीं दिख रहा है कि आप नॉर्मली 10 साल 20 साल के बाद प्राइस बेच रहे हैं और तब तक मार्केट में नोशनल एप्रिसिएशन की खबर सुन रहे हैं। उसके बाद आता है रिस्क फ्री पर्सपेक्टिव। यहां भी रियल एस्टेट वाले कूद पड़ते हैं। देखो रियल एस्टेट में कोई रिस्क ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, गोल्ड में रिस्क है चोरी हो जाएगा। रियल एस्टेट का रिस्क मैं बताता हूं, उस आदमी से जाकर पूछिए जिसने 10 साल पहले घर खरीदा है, बिल्डर आज भी उसको डिलीवर नहीं कर पाया है, वो बताएगा रियल एस्टेट में कितना रिस्क है। ट्रू। हम गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव में 4 सक्सेसफुल मॉल अगर हैं तो 40 मॉल डेजर्टेड भी पड़े हैं। वहां जाकर बायर से पूछिए वो कितना रिस्की है। तो रिस्क फ्री में भी आप टॉप पे नहीं आते हैं, आरओआई में नहीं आते हैं, वॉलेटिलिटी नहीं आते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे आइए। रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन कॉस्ट दुनिया के हर असेट क्लास से ज्यादा है। गोल्ड में आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? 3%, ज्वेलर वापस काटता है। यहां पे आपको स्टॉक और म्यूचुअल फंड में क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी है, जीएसटी भी है, स्टैम्प ड्यूटी भी है, मेंटेन। अच्छा अब आइए होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट पे भी आप आते हैं। बाकी किसी में कुछ नहीं है होल्डिंग कॉस्ट। गोल्ड के लिए मैक्सिमम आप जाकर एक लॉकर लेते हैं, स्टॉक और म्यूचुअल फंड के लिए ब्रोकर को छोटी सी एक कमीशन देते हैं। यहां तो आपको मंथली मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो दुनिया में किसी भी गिवन पैरामीटर पे रियल एस्टेट बेस्ट एसेट क्लास नहीं है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि रियल एस्टेट नहीं खरीदना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। रियल एस्टेट खरीदना चाहिए, लेकिन कब? क्योंकि आपका रिस्क मिटिगेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि इंडिया में स्टॉक मार्केट बहुत रेगुलेटेड नहीं है। स्टॉक मार्केट की सेबी चेयरपर्सन पे भी चार्जेस हैं। हर्षद मेहता स्कैम कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क मिटिगेशन ये है कि जब आपका एक नेटवर्थ बन जाए तो नेटवर्थ का एक हिस्सा आप प्रॉपर्टी में रखें। आप घर में रखेंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में रखेंगे, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि बहुत पर्सनल डिसीजन होता है। और नॉर्मली मैं कहता हूं 40-40-20, 40% फाइनेंशियल प्रोडक्ट, 40% प्रॉपर्टी एंड 20% गोल्ड और दूसरे एसेट्स में। तो आप रियल एस्टेट तब खरीदें जबकि आपका एक नेटवर्थ बन गया हो। अब चूंकि रियल एस्टेट खरीदने में 1 करोड़ से नीचे में कुछ नहीं है, तो आपको कम से कम 3-4 करोड़ का नेटवर्थ तो चाहिए। और नेटवर्थ बिना हुए आपने खरीद लिया तो उसके रिस्क फैक्टर मैं सारे गिना चुका हूं। और अगर नेटवर्थ बनाने के बाद खरीदा तो उसके फायदे भी मैं बता देता हूं। 2 लोग हैं, 1-1 करोड़ की घर खरीदे हैं, सेम अपार्टमेंट, दोनों ने खरीदा। एक ने लोन लिया, दूसरे के पास ने पैसे थे 1 करोड़, लेकिन उससे भी लोन ले लिया। ओके। अब यहां पर लीवरेज और लायबिलिटी का खेल आ जाता है। एक इंसान ने 1 करोड़ रुपए लोन ले रखा है, 20 साल में उसने 2 करोड़ बैंक को दे दिया, घर 20 साल में मान लिया 3 करोड़ का हो गया। इस इंसान ने भी वही किया, इसका भी घर 3 करोड़ का हुआ, इसने भी बैंक को 2 करोड़ दिया, लेकिन इसके पास अपना 1 करोड़ था। यही मैं कह रहा हूं नेटवर्थ बनाने के बाद घर खरीदने के फायदे। इसने अपने उस 1 करोड़ से, एक तो सेफ्टी नेट है, कोई इमरजेंसी होगी मैं ये पैसा इमीडिएटली बैंक को दे दूंगा, या कोई और इमरजेंसी उधर यूज कर लूंगा। इसने वो पैसा म्यूचुअल फंड में 14% के रेट से कमाया, तो 20 साल के बाद वही 1 करोड़ 13 करोड़ बन जाता है। तो मैंने, चूंकि हाउसिंग लोन दुनिया का सबसे सस्ता लोन है, तो मैंने 1 करोड़ लोन लिया, 2 करोड़ चुकाया, उस पैसे से मैंने 13 करोड़ कमा लिए, 11 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रियल एस्टेट उसके लिए है जिसका एक नेटवर्थ बन गया है, जो अपने नेटवर्थ का एक हिस्सा रियल एस्टेट में डाल रहा है और लीवरेज और लायबिलिटी के खेल को समझ रहा है। तो तीसरा स्टेज वो आता है जब आप रियल एस्टेट खरीदते हैं। उसके बाद
अगर उससे भी बड़ा नेटवर्क आपका नेटवर्थ बन जाता है तो फिर आप रिस्क लीजिए, आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में जा सकते हैं। ये 5th स्टेप है। 5th है, जब आपने खुद को अपनी अपस्किलिंग पे कर लिया, Number 1 सेफ्टी नेट बना लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आपने इमरजेंसी कॉर्पस बना लिया, स्टॉक और म्यूचुअल फंड बना लिया, अब आपका नेटवर्थ बन गया। नेटवर्थ बनने के बाद आप प्रॉपर्टी में आ गए। जब आप हर तरफ से सिक्योर हो जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि अब मैं नौकरी ही क्यों करूं, चलो अब हम जाकर कुछ स्टार्टअप करते हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में जाते हैं, क्योंकि तब आप लूज करेंगे तो अपने नेटवर्थ का, बड़े कॉर्पस का 5% करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे हैं फाइनेंस की दुनिया में, ये आपको पहले दिन से ही आपको रिस्क में डाल देते हैं, चाहे वो रिस्की स्टॉक खरीद लें। देखिए, स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम यह है कि जितने एडवाइस मिल रहे हैं वो सच पूछिए, अच्छे स्टॉक के लिए, ब्लू चिप स्टॉक के लिए किसी एडवाइस की जरूरत है? ट्रू। कोई बड़ा कॉर्पोरेट किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को पैसे दे रहा है कि तुम मेरा स्टॉक प्रमोट करो? कचड़ा बेच रहा है वही कर रहा है। और मैं एक नहीं, ऐसे 25 स्टॉक जानता हूं जो 3 रुपए 4 रुपए के वैल्यू पे था, ऐसे ही इसको ऑपरेटर्स ने बढ़ाया, 18 रुपए 20 रुपए 25 रुपए तक पहुंचाया। आम जनता ने देखा। अब उसमें से एक फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की कंपनी, और उस समय लग रहा था चूंकि इंडिया में टेक्सटाइल में बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, टेक्सटाइल पार्क बनने की बात हो रही थी, 4 रुपए का शेयर को आपने 40 का पहुंचा दिया और उसके बाद ऑपरेटर सारे बेचकर निकल गए, आम जनता के पैसे फंसे रह गए। आज पंप एंड डंप। तो ये पंप एंड डंप से आप बचिए। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, और फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आपको सेल्फ एजुकेशन से ही सीखना होगा। और सेल्फ एजुकेशन में आपको बहुत क्लियर एक बात के लिए ध्यान रखना होगा कि मार्केट में शार्क्स बैठे हैं, ऑपरेटर्स बैठे हैं। जो भी आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है, जस्ट रन अवे। जो भी एडवाइस के नाम पर कुछ बेच रहा है वो आपको मिसलीड कर रहा है। ये लोग जो दिखाते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि आप करोड़ों कमा रहे हैं, सकते हैं यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इतना फायदा होगा, उन्होंने आज तक खुद इन्वेस्ट नहीं किया है। रियल एस्टेट की बात करेंगे तो कितने ब्रोकर हैं जो अपना घर लेकर बैठे हैं? बहुत कम। चलिए बैंक की बात करते हैं। जो बैंक आपको होम लोन दे रहा है उसका अपना ब्रांच और एटीएम किराए पे क्यों चलता है? अगर इतना बेनिफिशियल है तो अपना ब्रांच और अपना एटीएम खरीद लो। हाँ, मेक सेंस। 99% ब्रांचेज में, और चूंकि मैं रियल एस्टेट हैंडल करता हूं, मैं जाता हूं तो बातों बातों में पूछ देता हूं कि आपका ये कितना रेंट जा रहा है, और मुझे जवाब मिल जाता है कि वो रेंट पे है, एटीएम रेंट पे है। तो अगर इतना बेनिफिशियल है रियल एस्टेट, तो आप बैंक, एटीएम, जो पैसे आप दूसरों को दे रहे हो अपने लिए ले लो। तो मार्केट में आपको जो भी कुछ बेच रहा है, जेन्युइन वॉइस सिर्फ वो है जो आपको एजुकेट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है यहां पर यूट्यूब को भी देखने की जरूरत है कि अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब का एल्गोरिथम भी सही एडवाइस को प्रमोट शायद नहीं कर पा रहा है। जो जेन्युइन वॉइसेज मुझे दिखते हैं उनके कोई 10,000 20,000 सब्सक्राइबर होते हैं, और ये जो ऑपरेटर हैं ये मिलियंस में ऑडियंस लेकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये आज तक ये मैं नहीं समझ पाया हूं। मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।